क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे बड़े दलित नेता कौन हैं और इनकी क्रम संख्या क्या होगी? इनका राजनीति में तूती कितना बोलता है? इन सभी मुद्दों के बारे में आपको बताएंगे। और जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। माथा इसलिए पकड़ लेंगे क्योंकि इनकी बोलती जो है सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी बहुत ज्यादा चलती है। अब ये बिहार के 5 सबसे बड़े दलित नेता कौन है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। पहला इसमें जो नाम है 5वें नंबर के जो सबसे बड़े नेता है, दलित चेहरा है, उनका नाम है रत्नेश सदा का। रत्नेश सदा जो है वो फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के नेता है। और इनकी राजनीतिक पकड़ की अगर बात की जाए और इनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो उनका जन्म जो है 1971 में होता है। शिक्षा जो है इन्होंने संस्कृत से आचार्य का डिग्री लिया है। सामान्यतः ये देखने को बहुत कम मिलता है कि दलित नेता जो है वो संस्कृत से लेकर के पढ़ाई किए हों। और रत्नेश सदा एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने संस्कृत से आचार्य किया है और इनके पास आचार्य की डिग्री है। उसके बाद राजनीतिक करियर पर अगर आया जाए इनके तो 1987 में राजनीतिक सफर इनका शुरू होता है। लेकिन 2010 में ये पहली बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। 2010 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सोनबरसा राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव सिर्फ लड़ते ही नहीं है बल्कि जीतते हैं। और जीतने का इनका आलम यह है कि सोनबरसा राज्य विधानसभा से 2010 के बाद जो है 3 बार लगातार ये चुनाव जीत चुके हैं। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रत्नेश सदा कितने बड़े नेता होंगे। बाकी इनके बारे में एक खास चीज है कि राजनीति में आने से पहले जो है ये अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रिक्शा चलाते थे। तो रत्नेश सदा एक ऐसे नेता है जो एकदम जमीन से उठ करके फिलहाल जो है केंद्र में पहुंच गए हैं और केंद्र में पहुंच करके बिहार सरकार में मंत्री बन गए हैं। उसके बाद 2023 में ये बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। उसके बाद अभी जो है जनता दल यूनाइटेड के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जो है ये है रत्नेश सदा। बाकी इसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है, चौथा नाम है, वो है पशुपति पारस का। वो पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं और बिहार में दलितों के एक बड़े चेहरा के रूप में ये है। अभी इनकी राजनीति ये है कि केंद्र में मंत्री तक बन चुके हैं। ये इनका जन्म जो है 1952 में होता है। शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने बीए किया है और उसके बाद बीएड किया है। शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसको बीएड बोलते हैं। और इन्होंने ये भी किया हुआ है। राजनीतिक सफर की बात की जाए इनकी तो 1977 से अलौली विधानसभा चुनाव से अब तक विधानसभा सीट से अब तक 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। अभी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुपति पारस जो है अलौली विधानसभा सीट से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं 1977 से लेकर के अब तक। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी राजनीतिक पकड़ कितनी ज्यादा होगी और ये कितने बड़े नेता होंगे। उसके बाद ये 3 बार जो है बिहार सरकार में अलग अलग समय में मंत्री बने हैं। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव जो है ये हार गए थे। लेकिन फिर 2017 में पहले इनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया और उसके बाद इनको विधान परिषद भेजा गया। मतलब ये कि विधानसभा चुनाव हार गए, उसके बाद भी इनको विधान परिषद भेजा गया और उससे पहले जो है इनको बिहार सरकार में मंत्री बना दिया गया। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुपति पारस जब चुनाव हार गए उसके बाद भी इनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया तो इनका दबदबा कितना ज्यादा होगा। उसके बाद 2019 में इनका लोकसभा का करियर शुरू होता है। 2019 में हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं रामविलास पासवान का जो सीट था उससे, और फिर चुनाव जीतते हैं और जीत करके मोदी 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल में इनको जगह मिलता है और ये केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ये जो है 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े इसलिए नहीं क्योंकि एनडीए के तरफ से इनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया गया। उसके बाद इस सूची में जो तीसरे नाम है वो है अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी जो है बिहार में दलितों के तीसरे सबसे बड़े चेहरा है। फिलहाल नीतीश कुमार के दाहिने हाथ के नाम से जाने जाते हैं। ये दाहिना हाथ है नीतीश कुमार के। उसके बाद इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म जो है 1968 में होता है। शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट की उपाधि है इनके पास। उसके बाद राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 2000 में ये कांग्रेस के टिकट पर बरबीघा से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और लड़कर के जीतते हैं। और फिर राबड़ी देवी की सरकार थी उस समय 2000 में, उनके सरकार में ये बिहार में मंत्री बनते हैं। उसके बाद 2005 में जीतते हैं। फिर 2013 में
ये जो है बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। 2014 में इनको विधान परिषद भेजा जाता है और उसके बाद 2015 में इनके नेतृत्व में महागठबंधन में जाकर के कांग्रेस चुनाव लड़ती है और उसका आलम यह होता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 27 सीटें जो है कांग्रेस जीतती है। और इससे पहले जो है कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब था, 7-8 सीटों पर सिमट जाती थी। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उन्होंने इतना मजबूत कर दिया कि 27 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती, विधानसभा चुनाव, और उससे पहले बहुत कम सीट आती थी। उसके बाद 2018 में इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए तो नीतीश कुमार ने इनको अपने कैबिनेट में मंत्री बना दिया और फिर ये मंत्री बन गए। फिर 2020 का विधान परिषद भेजेगा 2020 में, और उसके बाद लगातार ये मंत्री बने रहे। जब से जनता दल यूनाइटेड में आए, नीतीश कुमार के साथ जब से आए हैं, तब से नीतीश कुमार इन पर खूब मेहरबान हैं और लगातार मंत्री बने हुए हैं ये। उसके बाद इस सूची में जो चौथा नाम है, यानी कि बिहार में दलितों के सबसे बड़े चेहरे जो है दूसरे नंबर के, वो है जीतन राम मांझी। वो जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। इनकी अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो है 1944 में होता है। शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने शिक्षा स्नातक तक ग्रहण किया है और उसके बाद ये कई सरकारी विभागों में नौकरी कर चुके हैं। और 1980 में जो है इनका राजनीतिक करियर शुरू होता है। कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर से पहली बार विधायक बनते हैं, चुनाव जीतते हैं। फिर 1983 में कांग्रेस की सरकार रहती है, चंद्रशेखर बाबू प्रधानमंत्री रहते हैं, तब इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, राज्य मंत्री बनाया जाता है कांग्रेस की केंद्र की सरकार में। उसके बाद 1990 में, 1996 में और 2000 में भी ये विधायक बनते हैं। 96 से लेकर के 2005 तक ये राष्ट्रीय जनता दल में रहते हैं और उस समय जो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के अलग अलग कार्यकालों में ये मंत्री बनते हैं। उसके बाद वक्त आता है 2005 के विधानसभा चुनाव का और ये जो है भाप लेते हैं कि राजद का जो है स्थिति गड़बड़ होने वाला है और ये नीतीश कुमार के साथ जनता दल यूनाइटेड में चले जाते हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर 2008 में बिहार सरकार में ये मंत्री बनते हैं। 2010 का विधानसभा चुनाव होता है, इसमें जीतते हैं ये। 2014 से 15 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। जब नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इस्तीफा देते हैं तो जीतन राम मांझी को वो अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं और जीतन राम मांझी जो हैं उनके जगह पर मुख्यमंत्री का कमान संभालते हैं। उसके बाद 2015 में जब इन पर दबाव बनाया जाता है तब ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा दे करके अपनी पार्टी बना लेते हैं, हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। उसके बाद 2015 में उनकी पार्टी जो है 21 सीटों पर एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है, लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पाती है, सिर्फ अपना सीट ये बचा पाते हैं। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, उसमें महागठबंधन के साथ ये चले जाते हैं और महागठबंधन जो है इनको 3 सीटों पर चुनाव लड़वाती है, लेकिन ये अपना भी सीट हार जाते हैं। उसके बाद 2020 का समय आता है, वापस से ये एनडीए के साथ आते हैं और एनडीए जो है इनको 7 सीटों पर चुनाव लड़वाती है, विधानसभा सीटों पर, और इनमें से 7 में से 4 सीटों पर यह चुनाव जीतती है इनकी पार्टी। और उसके बाद 2020 के बाद इनके बेटा जो हैं संतोष कुमार सुमन, वो बिहार सरकार में मंत्री बनते हैं। फिर आता है वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव का, इनका पार्टी को 1 सीट मिलता है इनके पार्टी को, और वो सीट होता है गया लोकसभा सीट, जो जहां से जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद जो है केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। और फिलहाल जीतन राम मांझी जो है वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। बाकी इस सूची में जो अगला नाम है और दलितों के जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो निर्विरोध रूप से चिराग पासवान है। चिराग पासवान इसलिए क्योंकि इनको मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाता है। इनकी राजनीति भले ही बहुत कम समय की रही हो, लेकिन इनका पकड़ बहुत ज्यादा रहा है और केंद्र में फिलहाल ये मंत्री भी हैं और इस कारण से चिराग पासवान को दलितों का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। अगर चिराग पासवान का बात किया जाए तो इनका जन्म जो है 1982 में होता है। इन्होंने इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की है, ये शिक्षा से इंजीनियर है, लेकिन पेशे से जो है ये नेता हैं और इस कारण से इनके राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो 2014 में लोजपा के टिकट पर जमुई से चुनाव लड़ते हैं। इनके पिताजी रामविलास पासवान तब जीवित थे। 2014 में ये चुनाव वहां से जीतते हैं।
उसके बाद 2019 में फिर से एक बार लोजपा के टिकट पर जमुई से ये चुनाव लड़ते हैं, 2 बार जमुई से सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार 2024 में ये जो है हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके सदन में पहुंचते हैं और सदन में पहुंचने के बाद केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। ये मोदी के हनुमान के नाम से प्रचलित है। उसके बाद अगर बात की जाए इनके राजनीतिक करियर की ओर, तो 2020 के विधानसभा चुनाव के समय में ये जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारे थे। मतलब ये कि एनडीए से अलग हो गए थे और जहां जहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी सिर्फ उन्हीं सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि इनके प्रत्याशियों का बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद 2021 का समय आता है। 2021 में इनके चाचा के साथ इनका विवाद होता है, इनकी पार्टी टूट जाती है और उसके बाद ये अपना सब कुछ एक तरह से खो देते हैं और फिर धीरे धीरे वक्त आने पर ये सब चीज वापस से एकत्रित करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं और जीत करके केंद्र में मंत्री बनते हैं। चिराग पासवान वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन इनको लेकर के अभी भी ये बातें बहुत चलती है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। बाकी इन 5 दलित चेहरों के बारे में हमने आपको बताया जो बिहार के 5 सबसे बड़े दलित चेहरे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इन नामों के अलावा कोई और भी नाम हो सकता था इस लिस्ट में शामिल? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।